हे बच्चों, केमिस्ट्री इन मिनट्स में आपका स्वागत है। हाउ आर यू? आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल जो था वो न्यूक्लियर मॉडल है। रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट के थ्रू एक एटम के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट किया और उसके बेसिस पे एक मॉडल तैयार किया, उसको रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। क्या किया उसने क्या किया? हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट थिन गोल्ड फॉयल पे कराया। और कितनी थिकनेस थी उस गोल्ड फॉयल की? 100 नैनोमीटर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो रदरफोर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों देखिए, रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने एक्सीलरेटेड अल्फा पार्टिकल को थिन गोल्ड फॉयल पे बम्बार्ड किया और उसके बेसिस पे उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट किए और उसको न्यूटोनियन लॉ से कंपेयर किया। तो रदरफोर्ड का मॉडल जो था क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड था। क्लासिकल मैकेनिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड था। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती हैं? ध्यान रखना, क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटोनियन फिजिक्स को बोलते हैं और न्यूटोनियन लॉ पे बेस्ड था। उसका मॉडल किस पे बेस्ड था? न्यूटोनियन लॉज। न्यूटोनियन लॉ कौन से था? न्यूटोनियन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। हेवनली बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं F is directly proportional to m1 m2 upon d square। हेवनली बॉडी में r को हम d से रिप्लेस करेंगे। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हेवनली बॉडीज के बीच F होता है, इस पे बेस्ड थी। अब देखिए रदरफोर्ड ने किया क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड फॉयल ली और उस पर एक्सीलरेटेड अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया। उसने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा particle passes in a straight line. Most of the alpha particle passes through a straight line. There was no deflection. 99.9% alpha particles सीधे निकल गए। Few of the alpha particle deviated by a certain angle. 1 out of the 20,000, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते गया उसी से वापस आ गया। कितना? 1 out of 20,000। 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से गया उसी से वापस आया। तो व्हाट वाज ऑब्जर्वेशन? उसने सोचा सेंटर ऑफ एटम। क्या बोला? सेंटर ऑफ एटम कोई एक कॉम्पैक्ट सॉलिड पॉजिटिव हाईली डेंस मास है। क्या बोला? कॉम्पैक्ट, सुनो और मेरे साथ सोचो, कॉम्पैक्ट सॉलिड हाईली डेंस स्मॉल साइज पॉजिटिव चार्ज मास है और जिससे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया, टकराया और बाउंस बैक हो गया। अब बाउंस बैक हुआ बच्चों, इससे दो बातें उसके माइंड में आई। अगर ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज नहीं होती, या तो नेगेटिव हो सकती या न्यूट्रल। नेगेटिव होती, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो नेगेटिव पॉजिटिव बीच अट्रैक्शन होता, वहीं पे न्यूट्रल हो जाते। इसके साथ ही वो क्या होता? कंबाइन हो जाता, क्यों? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, न्यूट्रलाइज कर देता। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की पॉसिबिलिटी नहीं। अब ये न्यूट्रल होता तो अल्फा पार्टिकल ड्रॉप कर जाते, वहीं गिर जाते, लेकिन रिपेल हुए, इसके मतलब सेम चार्ज और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। इससे ही केम टू द कंक्लूजन कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और उसने इसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। और उसने कहा रेस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। क्या बताया उसने? रेस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। अच्छा बच्चों, तो उसने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो मॉडल था वो दो हिस्सों में बांट दिया। उसने कहा एटम इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स। एटम इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स। वन इज न्यूक्लियस और दूसरा पार्ट उसने क्या कहा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उसने कहा न्यूक्लियस, क्या नाम दिया? उसने कहा एट सेंटर ऑफ एटम
there is a positively charged compact, highly dense mass called nucleus. उसने क्या बताया? विद इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स, क्या बचा? प्रोटॉन्स रिमेन विद द न्यूक्लियस. उस समय तक न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी नहीं हुआ. ही सस्पेक्टेड सम अदर पार्टिकल्स में बी विद इन द न्यूक्लियस. तो ही वॉज सस्पिशियस अबाउट द न्यूट्रॉन बिकॉज टिल दैट टाइम द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वॉज नॉट डन. तो बच्चों उसने क्या बताया? प्रोटॉन्स along with some other particles, some other particles remain in nucleus. क्या बताया? along with some other particles remain in nucleus. अच्छा, अब उसने दूसरा कंक्लूजन क्या दिया? उसने कहा rest part of atom is empty. उसने क्या बताया? rest part of the atom is empty in which electron revolve around the nucleus on circular path. Around the nucleus on circular path. क्या बताया? कि एटम इज मेड ऑफ द टू पार्ट्स. वन इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एक छोटा सा कॉम्पैक्ट पॉजिटिव हाईली डेंस मास होता है जिसके अंदर एटम का पूरा मास इनक्लोज्ड होता है. और रेस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी. और उस एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दे डज द सर्कुलर मोशन. इलेक्ट्रॉन्स डू द सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस. ये बात बताई. अच्छा बच्चों, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई. इसने क्या किया? ही हैज कैलकुलेटेड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. उसने कहा द साइज ऑफ एटम इज अप टू 1 लाख टाइम बिगर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस. क्या बोला? साइज ऑफ एटम इज अप टू 1 लाख टाइम बिगर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस. तो इसने क्या बताया? ही हैज कैलकुलेटेड the ratio of radius of atom to the nucleus. अच्छा देखिए, उसने क्या बताया? size of atom is up to 1 lakh time bigger than the size of न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस की रेडियस जो है वो अप टू 1 लाख टाइम स्मॉलर होगी रेडियस ऑफ एटम से. तो ही हैज कैलकुलेटेड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एटम टू the nucleus and which he stated is up to 1 lakh time 10 to the power 5. 10 to the power 5. बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो लेते हैं तो देखिए क्या होता है. रेडियस ऑफ एटम
upon radius of nucleus, that is up to 1 lakh. That means 10 to the power 5. अच्छा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में फर्मी ने बताया था. न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था? फर्मी ने बताया था. बोला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला आर नॉट इक्वल्स टू a अपॉन a टू द पावर 1/3. आर नॉट कांस्टेंट है. क्या इसे बोलते हैं? कांस्टेंट कॉल्ड फर्मी कांस्टेंट. फर्मी कांस्टेंट बेटा क्या बोलते हैं? फर्मी कांस्टेंट. एंड द वैल्यू ऑफ आर नॉट 1.2 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर आर 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर. अच्छा देखो बच्चों, A इज एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस. अगर मैं आपसे कहूं कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की एटम की रेडियस पता करिए, तो आप कैसे निकालेंगे? लेट मी एक्सप्लेन यू. रेडियस ऑफ एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे चलता हूं. बेटा नाउ कैलकुलेट रेडियस ऑफ एटम ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम एटॉमिक मास बेटा कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होगा? दैट इज 27 U. अब देखो बच्चों कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम निकालेंगे. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम निकालेंगे. दैट इज आर नॉट a टू द पावर 1/3. आर नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻13 इंटू 27 टू द पावर 1/3. बच्चों क्या होगा? 1.2 इंटू 10⁻13 इंटू 3 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3. 3 से 3 कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट? 1.2 इंटू 10⁻13 इंटू 3, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻13. व्हाट इज द यूनिट? सेंटीमीटर. क्या यूनिट है? सेंटीमीटर. ये तो बच्चों हो गई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. क्या हुआ? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. फिर से देखो एक बार. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम यूजिंग द फर्मी फॉर्मूला आर नॉट इज कॉल्ड फर्मी ऑर्डर. a to the power 1/3. a to the power 1/3. by mistake here is 2. 1/3. the r की वैल्यू कितनी? 1.2 इंटू 10⁻13. a एटॉमिक मास कितना? 27. 27 इज 3 का क्यूब होता है. 3 का क्यूब लिख दिया. 3 से 3 कैंसिल. तो अब यहां पे क्या बचा? 3 1.2 से मल्टीप्लाई किया. 3.6 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. नाउ रेडियस ऑफ एटम निकालना. दिस इज द वंडरफुल फॉर्मूला विच इज गिवन बाय रदरफोर्ड. अब देखो रेडियस ऑफ एटम निकालना है बच्चों. रेडियस ऑफ एटम के लिए यहां पे रेडियस, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. रेडियस ऑफ एटम ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम कितनी निकली? 1.2, आई एम सो सॉरी, 3.6 इंटू 10⁻13 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5. तो रेडियस ऑफ एटम ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻13 into 10 to the power 5, which is going to be 3.6 into 10 raised to the power -8. What is the unit? Centimeter. What is the unit? Centimeter.
अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चों, मैं आपसे कहता हूं व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द एटम ऑफ एल्यूमिनियम, यूं कर देंगे आप। 10th क्लास में पढ़ा था स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू ये आ गई, आर की वैल्यू ये आ गई, 4/3 पाई आर क्यूब में डाल दीजिए, आपको एटम ऑफ एल्यूमिनियम की स्फेरिकल होगा ना का वॉल्यूम पता लग जाएगा। समझा? कर लोगे? ये करूं? चलिए आप ट्राई करिएगा। आगे चलते हैं, रदरफोर्ड के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना है। अब देखिए, जब कोई भी चीज आती है, आपने अक्सर देखा होगा कोई मूवी आती है तो सबसे पहले क्रिटिक का व्यू लिया जाता है। कोई भी मूवी आती तो जैसे ये मॉडल आया, इमीडिएटली कुछ लोग थे, उन्होंने इसको स्टडी किया और इसको स्टडी करने के बाद देखा इसमें कुछ कमियां हैं। अच्छा, कमी कहां से आई, इस बात को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल किस चीज पे प्रेजेंट किया। रदरफोर्ड हैज कंपेयर हिज मॉडल टू द सोलर सिस्टम। किससे कंपेयर किया था? सोलर सिस्टम। रदरफोर्ड ने कहा जैसे सन के अराउंड, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही चीज इसका ड्रॉबैक में यूज होगा। जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और साइमल्टेनियसली दे आर रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, रिवॉल्व भी कर रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं, रिवॉल्व भी कर रहे हैं, रोटेट। ऐसे उसने कहा इलेक्ट्रॉन आल्सो रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। ये बात कही थी रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में, और ही कंपेयर हिज मॉडल टू द सोलर सिस्टम। अब बच्चों, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में थ्योरी दी, मैक्सवेल्स थ्योरी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी 3 मिनट के अंदर ही बाइंड अप कर रहा हूं ड्रॉबैक के साथ। मैक्सवेल थ्योरी आपको समझाना जरूरी। मैक्सवेल थ्योरी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी। ये रदरफोर्ड से पहले दी थी, ये ध्यान रखना, 1883 समथिंग में दी थी। और रदरफोर्ड का मॉडल 1902 या समथिंग आया, देख लेना उसका ईयर। तो मैक्सवेल ने जो थ्योरी दी, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया। अब आपके माइंड में हो रहा होगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती। आई एम जस्ट यहां पे वेव लिखे देते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स which when propagates they are associated with oscillating electric field as well as magnetic field। जब कोई वेव इस तरीके से चले, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ ऑसिलेट हो, ऐसे रेडिएशंस को, ऐसे वेव्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जैसे मोबाइल्स पे आने वाली वेव्स है ना, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टेलीविजन की जो वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ज़्यादातर वेव्स होती हैं। अच्छा, फिर नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? ये भी आपको, उनको मैटर वेव्स बोलते हैं। मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। साउंड इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, फिर डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपागेट करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। मैटर वेव्स क्या होती हैं? जिनको चलने के लिए, जिनको प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की जरूरत हो, ऐसी वेव्स को मैटर वेव्स कहेंगे। अब देखिए, मेरी आवाज और आपके कानों तक पहुंच रही, अगर मीडियम के पार्टिकल्स ना हो, वैक्यूम डेवलप कर दिया जाए, तो मैं आपके कान के पास भी बोलूंगा, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैटर वेव्स को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। दे कैन ट्रेवल इवन थ्रू द वैक्यूम। समझ में आया? अच्छा देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में उसने बताया। पहले बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये हैं। अब जब ये ऑसिलेट होती तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और इसके परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। जैसे जैसे ये प्रोपागेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती। ऐसी वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स समझ में आया? नहीं आया? एक बार रिवाइंड करके देखो, वीडियो को रिवाइंड करो। अच्छा, मैक्सवेल ने बताया क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? पहले मैं इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में 2 लाइन लिखे देता हूं। द वेव्स विच व्हेन propagates associated with oscillating electric field as well as magnetic field, both the fields act perpendicularly to each other. क्लियर? वो वेव्स जब वो ऑसिलेट करते हैं, प्रोपागेट करते हैं, तो उनके साथ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जैसे ये दिखाया। अच्छा बच्चों, मैक्सवेल ने क्या बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में? उसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉन्टिन्यूअसली एब्जॉर्ब, क्या बोला? कॉन्टिन्यूअसली एब्जॉर्ब एंड इमिट्स एनर्जी व्हेन दे प्रोपागेट। अगर मैक्सवेल की ने बताया अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपागेट कर रही तो वो लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेंगी और इमिट भी करेंगी। ओवरऑल एनर्जी ऑफ द वेव रिमेन कांस्टेंट। इसके कारण उनकी अपनी एनर्जी कांस्टेंट रहती, क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रही और एनर्जी को इमिट भी कर रही। बोथ द फिनोमेना इज साइमल्टेनियसली। फिर से सुनो, क्या बताया मैक्सवेल ने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स which continuously absorb and emits the energy so that overall energy of the waves remain constant. अब सुनना बच्चों, ये थ्योरी जब मैक्सवेल की थ्योरी रदरफोर्ड मॉडल पे अप्लाई की गई तो इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन। अब सुनिए, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन बेटा कैसा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, साइमल्टेनियसली इट इज रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस। अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और साइमल्टेनियसली इट इज रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस। और कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, दे डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जैसे जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो जाएगी। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह हो जाएगा तो उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा और इमिट भी करना पड़ेगा। एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा और इमिट भी करना पड़ेगा। रदरफोर्ड ने ये तो बताया नहीं एनर्जी एब्जॉर्ब कहां से करेगा, लेकिन वो जब चलेगा तो इमिट तो करेगा। दैट इज द ड्रॉबैक। एक बार मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में लिख देता हूं, मैक्सवेल ने क्या बताया, उसके बाद आई एम कमिंग वंस अगेन, जस्ट अ मोमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves when propagates, they continuously absorb and emits एनर्जी। एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं, एनर्जी को इमिट भी करते हैं, सो दैट ओवरऑल एनर्जी ऑफ द वेव्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली एमिट करेंगे जब प्रोपागेट करेंगे, लेकिन जब उनकी एनर्जी कम हो जाएगी इमिशन से तो एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगी। जब ये थियरी रदरफोर्ड मॉडल पे अप्लाई की गई तो रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करेगा। द इलेक्ट्रॉन सिंस, अब मैं लिखता हूं ग्रीन कलर, सिंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो लिखने हैं, सिंस इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल, कैसा पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल, देयरफॉर अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, देयरफॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is like electromagnetic waves. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों कैसे होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होगा। तो इसको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा और इमिट भी करना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा, एनर्जी को ड्यूरिंग मोशन इसका एनर्जी लूज तो करेगा, लेकिन रदरफोर्ड ने ये बताया ही नहीं कि एनर्जी एब्जॉर्ब कहां से करेगा। और क्यों नहीं बताया, अभी विद इन अ मिनट बता रहा हूं। जब एनर्जी लूज करेगा, इमिट करेगा और एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इसकी खुद की एनर्जी घट जाएगी और इसका पाथ धीरे धीरे छोटा होने लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा अल्टीमेटली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। दिस फेनोमेना शुड टेक 10 to the power -8 सेकेंड, मतलब 10 to the power -8 सेकेंड के अंदर एटम शुड गेट कोलैप्स्ड, बट ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा होता क्यों नहीं, व्हाट वाज द रॉन्ग assumptions बाय द रदरफोर्ड। रदरफोर्ड wrongly compared his model to the solar system। बच्चों ध्यान देना क्या मैं बोल रहा हूं, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को गलती से सोलर सिस्टम से कंपेयर कर दिया, क्योंकि सन और प्लैनेट्स जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, दे आर न्यूट्रल बॉडीज, और न्यूट्रल बॉडीज जब अपनी एक्सिस पे रोटेट करेंगे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह उसका मोशन नहीं होगा, ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। बट इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल जब रोटेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होंगी। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट मोशन ऑफ अर्थ इज नॉट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ही रॉन्गली कंपेयर हिज मॉडल टू द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम को कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसीलिए रदरफोर्ड ने सोचा ही नहीं कि उसको इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी भी देनी पड़ेगी। दैट इज फाउंड टू बी अ ड्रॉबैक इन रदरफोर्ड मॉडल। बच्चों मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो मेरा काम करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करिए, और ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। जल्दी मिलते हैं बोहर्स मॉडल के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।